चंडीगढ़ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को करीब पौने 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और अभी तक का सरकार का कार्यकाल जो है वो किस तरह का रहा है, तमाम जो जनता से वायदे किए थे उन वायदों पर सरकार कितना खरा उतरी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र जी, पौने 2 साल के करीब का कार्यकाल इस सरकार का हुआ है, दिवाली पर 2 साल हो जाएंगे इस सरकार को। कितना आपके आंकते हैं आप इस सरकार को, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है? इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्या आकलन करूं, जनता आकलन कर रही है और जो आंकड़े हैं वो इनकी क्या उपलब्धियां रही है वो बयां कर रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े, हालांकि वो उन आंकड़ों पे भी भारत सरकार पे जो है पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर उनके आंकड़ों के अनुसार भी ये हरियाणा प्रदेश आज देश में बेरोजगारी में बड़े प्रदेशों में सबसे आगे, नीति आयोग के अनुसार, और अपराध में नंबर 2 पे झारखंड के बाद। तो ये इस सरकार की अगर आप देखें तो असंभव को संभव करके दिखाया है। हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। 2014 तक हरियाणा इन्वेस्टमेंट में देश में सबसे आगे था, प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, और जब निवेश प्रति व्यक्ति आया और विकास दर में सबसे आगे था। जीएसडीपी ग्रोथ रेट, जो प्रदेश की विकास दर गतिशीलता से आगे बढ़ रहा था। आज वो प्रदेश यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा से भी ज्यादा बेरोजगारी उस प्रदेश में लाना एक असंभव कार्य था। उस असंभव को संभव करके दिखाया। हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया गया। आज प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। किसान आंदोलन कर रहा है, इतने महीने हो गए उनसे सुध नहीं ली गई। देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार किसान की आवाज को कुचलने की प्रयोगशाला बना दिया हरियाणा को। कहीं लाठी चार्ज, कहीं आंसू गैस, कहीं पानी के वाटर कैनन की बौछार। किसी और प्रदेश में बल प्रयोग नहीं हुआ इस आंदोलन के दौरान, हरियाणा छोड़ के। कहीं मुकदमे, कहीं देशद्रोह के मुकदमे किसान पे बनाने का काम हुआ। इसी तरीके से कर्मचारी का हर वर्ग, कर्मचारी वर्ग के जितनी श्रेणी कर्मचारी हैं, सभी सरकार के खिलाफ आज संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने हकों को लेकर। नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है, तो छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट जिसको पड़ी है उसको राहत नाम की कोई चीज नहीं। और गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। तो हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। इनका जो कार्यकाल रहा है उसमें हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते से इन्होंने उतारने का काम किया है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और एक के बाद एक घोटाला। सर, ये सरकार का जो आंकड़ा है, फिर हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र में सदन के पटल पर सरकार आंकड़ा रखती है कि प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है वो 9-10% सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। तो फिर साथ ही जो दूसरी पार्टी, सहयोगी पार्टी गठबंधन में सरकार है, उन्होंने 75% युवाओं को आरक्षण देने का, जो रिजर्वेशन देने का जो वायदा किया था औद्योगिक क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि हमने वायदा ही पूरा कर दिया। अपना गठबंधन सरकार में जो हमने सरकार में आने से पहले जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया। एक तरफ आंकड़े 9%, 10% के बताते हैं विधानसभा के पटल पर। देखिए, वायदा वो जो उन्होंने बनाया है 75%, उससे कितनों को लाभ हुआ ये बताइए, ये सार्वजनिक हो। क्योंकि ये जो ये कानून बना उसमें इतने लूप होल दिए कि कोई भी जो है वो उस लूपों का फायदा उठाकर और जो है हरियाणा से बाहर के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, उनको केवल एक्सप्लेनेशन देने। मगर साथ ही ये जो कानून बना, इस कानून का दूसरा एक दोहरी मार पड़ी। एक तो इसका फायदा नहीं हुआ किसी को, दूसरा इंडस्ट्री के ऊपर तलवार लटकी, जिससे इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ ये एक उगाही का हथियार के रूप में इस कानून को अधिकारी और इस महकमे के लोग जो है वो पूरे प्रदेश के आप कोने कोने से इंडस्ट्री से बात करेंगे तो वो रिपोर्ट आपके पास आएगी। ये एक बहुत बड़ा स्कैम, इस महकमे का बहुत बड़ा स्कैम आने वाले दिनों में उजागर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो नियत है, अगर नियत में कमी है तो फिर कोई नीति हो।
भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार सरकार तो कहती है कि पिछली जो कार्यकाल थे सरकारों के, पूर्व की सरकारों के कार्यकाल थे, भ्रष्टाचार तो तब होते थे, हमने तो निष्पक्षता पारदर्शिता को अपनाया है और खासतौर पे ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार देने का वायदा सरकार कर रही है। हालांकि पेपर लीक हरियाणा का पूरे देश में सुर्खियों में है। देखिए, सबसे पहले तो पेपर लीक की बात है, क्योंकि हम करंट टॉपिक पे बात करें आप, तो आप पेपर लीक का घोटाला, हमारी मांग है कि पेपर लीक के घोटाले पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्यों पेपर लीक घोटाले पे सीबीआई की जांच से इनकार कर रहे हैं? यानी कि दाल में कुछ काला है। सरकार में शामिल कुछ लोगों तक इसके तार जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने जो है अपने चहेतों को पेपर लीक के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाने का, क्योंकि 28 बार पेपर लीक होना ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब तो 2-4 बार जब पेपर नहीं भी लीक हुए तब भी वो शक के दायरे में है कि वो शायद पकड़े नहीं गए। पेपर लीक तब भी हुए थे। और जो है इसमें जो है अगर मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं मानते, अपने गृह मंत्री की माने। विज साहब ने भी कहा है कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी पेपर लीक के मामले में होनी चाहिए, ताकि सारी बात सामने आ सके कि बार बार जो पेपर लीक हो रहा है। हरियाणा, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को इस तरीके से उनके भविष्य को चौपट करने की जो ये घोटाला है, इसके सारे जो है परत इसकी खुलनी चाहिए। सर, विधानसभा का जब मानसून सत्र था तो मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि अब तो हम पारदर्शिता के साथ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार जो थी उसमें एक बंद कमरे में जो है वो लोगों की नियुक्तियां होती थी। आरोप था सर। नहीं तो आरोप था, इनके 7 साल हो गए, क्या एक पोस्ट भी किसी बंद कमरे में रोजगार देने की वजह से निरस्त हुई? एक पोस्ट भी कोई लेन देन से किसी ने नौकरी लगाई है इसकी वजह से कैंसिल हुई? 7 साल में तो सारी इंक्वायरी इन्होंने सब कुछ कर ली, हर तरह की इंक्वायरियां कर ली, जितनी कर सकते थे उतनी इंक्वायरी करी। मेरे ख्याल हरियाणा प्रदेश में जो है जितने मुकदमे बनाए गए अपने विपक्षी नेताओं पर, पूरे देश में इतनी ज्यादा प्रतिशोध से और बदले की भावना से तो कहीं इतने मुकदमे नहीं बने। कुछ निकला? एक पोस्ट का मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, यूं कहते हैं सिफारिश से, पर्ची खर्ची से। तो हुड्डा साहब ने सही जवाब दिया कि वो पर्ची खर्ची, आप तो ये तो लखी और करोड़ी की सरकार है, ये लखी और करोड़ी से नौकरियां लगती हैं। अगर पेपर चाहिए तो लाख चाहिए और लीक कराना है तो करोड़ चाहिए। लोगों ने घर बार बेच के लाखों दे दिए युवाओं ने पेपर अपना हासिल करने के लिए, मरता क्या ना करता, और उनके भविष्य चौपट हो गए। में तो हम ये भी मांग करते हैं कि एक कमेटी बने, कंपनसेशन कमेटी, आवेदन लिए जाएं युवाओं के। प्रदेश में ये जो सारी भर्तियां थी, इन्होंने, जिनमें बहुत से युवाओं ने लाखों रुपए दिए हैं अपने, और उनका कुछ अता पता नहीं, मरता क्या ना करता। उन युवाओं के आवेदन मांगे जाएं, उनके प्रमाण देखे जाएं, वो अगर प्रमाण ठीक पाए जाते हैं तो उनको कंपनसेट करे सरकार। दीपेंद्र जी, अभी जो लोकसभा का जो संसद का सत्र रहा है, उस सत्र में विपक्ष को कितना मौका मिला? चूंकि आप कई मुद्दों के ऊपर सड़क पर भी दिखे, सदन के बाहर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा चाहता था विपक्ष, और कई मुद्दों पर सड़क पर उतरना पड़ा, क्या वजह रही? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश की सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार का चेहरा सामने आया इस संसद के सत्र में, क्योंकि बतौर विपक्ष हमने एकजुटता से एक मांग करी कि 3 विषयों पे हमने चर्चा चाहिए। एक महंगाई, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा जासूसी कांड। मगर हमारी देश की सरकार की तरफ से जवाब आया, इन 3 पे आप चर्चा नहीं करेंगे, आप चौथा बताइए। तो हमने कहा, जब महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और जासूसी कांड जैसे मुद्दों पे हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम देश की संसद में और क्या चर्चा करें? हम क्या चर्चा करें कि मौसम पे चर्चा करें जाके वहाँ कि कैसा मौसम है, अच्छा है, बारिश कितनी हो रही है, फूलों में खुशबू है कि नहीं? क्या, किस मुद्दे पे चर्चा करें? यही मुद्दे आप इन पे तो रोक लगा दो। हालात ये बने कि जितनी बार किसान का नाम लिया गया, मैं हर बार किसान के आंदोलन पे मैंने नोटिस दिए, जिस नोटिस को हर रोज खारिज किया गया। और जब मैं जो है किसी और रूल के तहत खड़ा होकर किसान के बारे में बोलने लगता था तो किसान शब्द आते ही माइक स्विच ऑफ हो जाते थे, राज्यसभा का टीवी किसी और फोकस चला जाता था।
तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया कि कहीं सरकार किसान के शब्द को असंसदीय तो नहीं सोच रही। दुख की बात है, इसीलिए गतिरोध कायम रहा और पूरे संसद सत्र के अंदर देश में विपक्ष की कोई आवाज न सुनी गई और सरकार ने बिल्कुल विपक्ष की आवाज को रोनते हुए संसद की कार्रवाई चलाने का प्रयास किया, जो कि लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में स्थान सभी का है। हम किसान की 500 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, हम उनकी पीड़ा लेके कहां जाए। इनका तो एक सांसद, विधायक, एक छोटा पदाधिकारी सहानुभूति के लिए एक शब्द भी नहीं कहता किसान के प्रति। नहीं तो किसी के हल्के में कोई सुख दुख में कोई अगर किसी की एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाए या कोई प्राकृतिक कारणों से नेचुरल डेथ भी हो जाए तो भी सारे पार्टियों के लोग जाते हैं, मगर किसान की इतने 500 लोग चले गए, उनके प्रति क्या कोई इंसानियत ही नहीं बची। 9 महीने हो गए सर किसान आंदोलन, अभी कल 9 महीने पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, तो क्या देखते हैं आप? सरकार जो है वो तैयार नहीं है, बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया एक तरह से। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार ने केवल किसान की मांगों को नहीं नकारा, किसान को किसान मानने से नहीं नकारा, क्योंकि कह रहे हैं आतंकवादी हैं, कभी उपद्रवी हैं, कभी खालिस्तानी हैं। सरकार ने यहाँ किसान को इंसान मानने से भी नकार दिया। कम से कम ये उम्मीद थी कि 2 शब्द सहानुभूति के आएंगे, संवेदना के आएंगे कि यार इतने किसान, इतने भाई, इतने किसान देश के जिनकी इन धरनों पे मृत्यु हो गई, उनके परिवारों के प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के सांसद और विधायक बनने से पहले अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़ता है लोगों को, तब जाके भाजपा के सांसद और विधायक बनते हैं। नहीं तो किसी भी सांसद और विधायक को, कोई भी पार्टी हो, सरकार और किसान में कोई बात नहीं भी बन रही हो तो भी सहानुभूति तो व्यक्त करनी चाहिए थी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में ऑक्सीजन के मुद्दे पर सरकार का ये जवाब है। ये मेरा अंतिम सवाल है कि एक भी डेथ नहीं हुई है, क्या ये आंकड़ा सही है सरकार का जो विधानसभा में कहा गया है? देखिए, ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा ये झूठ ही नहीं, अमानवीय झूठ है। सरकार को भी पता है, पूरे देश ने देखा है, आपने, हमने, सबने वो समय देखा है जिस तरह की परिस्थिति उस समय बनी। ऑक्सीजन की कमी से करा के लोगों ने जो है अपने ऑक्सीजन की, दवाइयों की कमी से अपने जो है प्रिय लोगों को खोया है, उनकी जानें गई हैं। और अगर सरकार को प्रमाण चाहिए तो मैं अपना कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहता हूँ। मेरा कॉल रिकॉर्ड देखे सरकार, वो प्रमाण के तौर पे मैं देना चाहता हूँ। 24 में से 22 घंटे लगातार टेलीफोन, किस ने कहा कि भाई हमें ऑक्सीजन हमें भिजवाओ, और फिर हमने कैसे करके ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करी हमारे सभी साथियों ने। हरियाणा के सरकारी और निजी अस्पतालों से, उनके मालिकों से, उनके डायरेक्टर से टेलीफोन कि भाई हम और दाखिले नहीं कर सकते, कि ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हमारी कमी को पूरी कराओ। और उसके बाद हमारे कॉल सारे डीसीज को कि जी ऑक्सीजन की जो कमी है वो आप पूर्ति कराओ। और डीसीज ने फिर हमारे को कहा कि जितनी हम ऑक्सीजन की मांग करते हैं उसमें 10% ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। तो ये सारा कॉल रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। और मेरा नहीं, सरकार के मंत्रियों के कॉल रिकॉर्ड, आप सरकार के विधायकों, सांसदों को, उनके पास भी कॉल आते होंगे और वो भी अपने अपने तरीके से प्रयास करते होंगे। आप निकलवाओ कॉल रिकॉर्ड, पता चल जाएगा ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं थी प्रदेश में, पता चल जाएगा ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें गई हैं कि नहीं गई हैं। आप सच को झूठ नहीं, लोगों के कम से कम इंसानियत के लिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे, मैं इंसानियत के लिए लोगों के जख्मों को इस तरह से कुरेदने का काम ना करें। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा का यह कहना है कि हरियाणा जो है वो विकास की पटरी से इस सरकार ने उतारने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।